बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा वेक्टर की एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको ज़रूर याद करना है आपने स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बहुत दफ़ा जो है आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। आपने हेड टू टेल रूल पढ़ रखा हुआ है। हेड टू टेल रूल में आप क्या कहते हो कि जी एक वेक्टर हो, उस वेक्टर को आपने प्लेन में रखना है, उस वेक्टर के हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर को प्लेस करना है और इस तरह से प्लेस करना है कि फर्स्ट के हेड से सेकंड की टेल ज्वाइन करे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वेक्टर है उसके हेड से फर्स्ट वेक्टर की टेल तक एक नया वेक्टर खुद बनाना है, ठीक है। ये जो नया वेक्टर बनेगा ये क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और इस प्रोसीजर को हम क्या नाम देते हैं? हेड टू टेल रूल का नाम देते हैं फॉर वेक्टर एडिशन, क्योंकि हमें पता है वेक्टर्स जो हैं ये डायरेक्शन साथ मांगते हैं, तो हम इनको ऐसे ऐड नहीं कर सकते कि 5 + 2 = 7। ये स्केलर्स की एडिशन होती है, ठीक है जी। अब इस टॉपिक में हमने ये करना है कि एडिशन करनी है बिल्कुल उसी पैटर्न से, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये डायग्राम देख लेनी है। इस डायग्राम में आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो किस में है? एक्स वाई प्लेन में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई प्लेन के अंदर ओरिजिन से एक वेक्टर स्टार्ट होता है जिसको हमने क्या नाम दिया? वेक्टर ए का नाम दिया। उसके बाद इसके ऊपर हमने सेकंड वेक्टर को प्लेस किया, वेक्टर बी को, और फिर एक नया वेक्टर बनाया जो कि क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर विच हैव द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब सबसे पहले आपकी अजम्पशन आ जाती है, आपने कंसीडर करना है। कंसीडर आपने क्या किया कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, जिसको हमने कौन सी लाइन से रिप्रेजेंट किया? वेक्टर ए जो है आपका वो ओ एम लाइन से, ओ से लेकर एम तक। वेक्टर बी जो है वो आपका यहाँ से ओ से लेकर एन तक, सॉरी यहाँ पर आप एम से लेकर पी तक जो है वो लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो वेक्टर बी है वो एम पॉइंट से लेकर पॉइंट बी तक बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ की करेक्शन यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ी सी गलती हो जाती है, ठीक है जी। तो एम से लेकर पी तक आपके पास क्या आ जाएगा? वेक्टर बी। बाय हेड टू टेल रूल हमने क्या किया? हेड टू टेल रूल से क्या की जनाब? इसकी एडिशन की और रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स हमने निकाला, और रिजल्टेंट यहाँ पे देखें किसके इक्वल आया? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में टॉपिक के लास्ट पे उसने स्टेप्स बताए हैं, हम इन स्टेप्स को साथ साथ कवर करते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने क्या करना है? फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स। इस डायग्राम से हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो देखते हैं जी। सबसे पहले यहाँ से आपने वेक्टर ए को रिजॉल्व किया। वेक्टर ए था हमारा यहाँ तक, ठीक है। इस वेक्टर को आपने दो कंपोनेंट्स में जब डिवाइड किया तो एक कंपोनेंट ये वाला बना जो कि वेक्टर का y कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट ये वाला बना जो कि वेक्टर का x कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा जो o से लेकर q तक की लेंथ है दैट इज x कंपोनेंट, इसी तरह q से लेकर m तक की लेंथ है दैट इज y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। बिल्कुल इसी तरह सेकंड वेक्टर था हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, इसमें भी हमने क्या किया? बिल्कुल ऐसे ही ये एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर आया यहाँ तक। इस पॉइंट S के ऊपर आपके पास ये वाला जो वेक्टर बना, ये बना B का x कंपोनेंट और ये बना B का y कंपोनेंट। तो M से लेकर S तक MS इज इक्वल टू बी एक्स और PS इज इक्वल टू बी वाई आ जाएगा। उसके बाद हम थर्ड वेक्टर पे आ जाते हैं जो कि है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर R। इस रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स अगर बनाए तो ये देखें स्टार्ट हो रहा है पॉइंट O से लेकर कहाँ जा रहा है? पॉइंट P तक जा रहा है। तो पॉइंट O से P तक आपने पहले क्या बनाया? इसका x कंपोनेंट। x कंपोनेंट आ जाएगा पॉइंट O से पॉइंट R तक, ये आ गया OR इज इक्वल टू RX। इसी तरह पॉइंट P से लेकर पॉइंट R तक आपके पास RY कंपोनेंट आ जाएगा, ये हमने यहाँ पर लिखते। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप मैं यहाँ एरो के ऊपर साथ साथ मेंशन करता जा रहा हूँ। सेकंड स्टेप हमारा क्या है? फाइंड x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर जो R है उसका x कंपोनेंट हमने मालूम करना है, ये वाला RX। और ये मालूम कैसे करना है? बाय एडिंग x कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स। देखे ना, दो वेक्टर्स की एडिशन हो रही है, उसका रिजल्टेंट एक तीसरा वेक्टर बन रहा है, तो डेफिनेटली तीसरे वेक्टर का रिजल्टेंट जो x कंपोनेंट होगा
वो उन्हीं दो वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स पे डिपेंड करेगा। कैसे, डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये था वेक्टर का कंपोनेंट ax, इसी के साथ देखें rx चलता हुआ जा रहा है। अब यार इस डायग्राम पे गौर करें, ये जो मैंने bx कंपोनेंट लिखा, क्या ये bx यानी कि m पॉइंट से s तक और q पॉइंट से r तक, क्या ये दोनों बराबर नहीं है? बिल्कुल बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपकी q से लेकर r तक की लेंथ और m से लेकर s तक, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो जनाब आप इस क्यू आर लेंथ को भी क्या नाम दे सकते हो? बी एक्स का नाम दे सकते हो। अब देखें पॉइंट ओ से लेकर आर तक ये आपके पास बनता है आर एक्स, और ये किन चीज़ों से बनता है? दो चीज़ों से, ए एक्स प्लस बी एक्स। तो हम यहाँ से डायग्राम से भी ये चीज़ देख सकते हैं। इसी चीज़ को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं कि लेंथ ओ आर दैट इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास ओ आर लेंथ बन जाती है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इस इक्वेशन में। अब आगे देखें, हमने रेफरेंस दिया कि आपकी क्यू आर लेंथ जो है वो बराबर किसके है? एम एस के। तो यहाँ से ये क्यू आर और एम एस को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया। क्यू आर की जगह हमने क्या डाल दिया? एम एक्स डाल दिया। अब देखें जो ओ आर लेंथ है, ओ से लेकर आर तक दैट इज आर एक्स, ओ से लेकर क्यू तक ए एक्स, क्यू से लेकर आर तक बी एक्स। तो क्या बना रिजल्ट? आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। अभी स्टार्ट में हमने यही बात की कि एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स थे हमारे पास ए और बी, दोनों के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड किया तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बना। बिल्कुल इसी तरह आपके पास वाई कंपोनेंट जो है वो भी रिजल्टेंट ऐसे ही बनाएगा। आर वाई अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स। ठीक है जी, ऑल वेक्टर कौन कौन से हैं? ए और बी। अब यहाँ पर देखें जो आपके पास लेंथ है आर पी, ये आर पी लेंथ किसके बराबर है? आर वाई के बराबर है। ठीक है, ये यहाँ पे देखें पी आर इज इक्वल टू आर वाई, और ये पी आर किन दो चीज़ों से बना है? ये बना है पी एस और क्यू एम से बना है। ठीक है ना, तो पी एस प्लस क्यू एम करेंगे। ये देखें आपके पास P से लेकर S तक की लेंथ किसके बराबर है? Y कंपोनेंट के बराबर है। अब S से लेकर R, अब यहाँ पे फिर दोबारा से ज़रा देखें कि QM और RS क्या ये एक दूसरे के बराबर नहीं है? बिल्कुल बराबर हैं। QM इज इक्वल टू RS, ये Q से लेकर M तक लेंथ और R से लेकर S तक, इन दोनों की देखें सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो हम इन दोनों को भी एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट। तो अब देखें अगर एम क्यू किसके बराबर है? ए वाई के, तो आर एस भी किसके बराबर होगा? ए वाई के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन बनी आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी, इसमें एस पी की जगह एस पी रहने दें, आर एस की जगह क्यू एम रिप्लेस कर दें, और क्यू एम अभी हमने कहा किसके बराबर है? ए वाई के बराबर है, और एस पी किसके बराबर था? बी वाई के बराबर था। ठीक है, तो हमारा वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट क्या बना? एडिशन ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स। ए वेक्टर था और बी वेक्टर, दोनों के वाई कंपोनेंट्स को ऐड किया तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बन गया। 3 स्टेप हो गए। फोर्थ क्या है कि हमने अब वेक्टर बनाना है कि हमारा वेक्टर कितना बना। ठीक है ना, जो रिजल्टेंट हम बना रहे थे वो वेक्टर किसके इक्वल होता है? एक्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, वाई कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप। अब एक्स कंपोनेंट इक्वेशन 1 में पड़ा है, वाई कंपोनेंट 2 में पड़ा है, यहाँ पे पुट कर दिया तो आर क्या बना? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पुट कर दी, आपके पास वेक्टर आ गया। ठीक है ना, अब इसमें देखिए आपको डायरेक्शंस नजर आ रही हैं, तो जहां पर भी आई कैप या जे कैप या के कैप लिखा हुआ हो तो समझ जाएं कि वो वेक्टर दिया गया है, मैग्नीट्यूड उसका निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, उनकी एडिशन और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, पिछले टॉपिक में एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, आर एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट की, आर वाई की जगह ये वाली वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन में क्या आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है जी, रिजल्टेंट वेक्टर भी आ गया और उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाता है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं कि वेक्टर है तो डेफिनेटली डायरेक्शन भी रखता होगा, तो डायरेक्शन इसकी कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन बेटा होती है स्लोप। ठीक है ना, स्लोप हम कहते हैं उसके तिरछेपन को। जैसे ये देखें यहाँ पर ये कुछ इस एंगल पे पड़ा हुआ है, एंगल पे किसी ऐसी तरह ना, ओरिजिन से किसी एंगल पे पड़ा हुआ है, तो अगर ये एंगल हम निकाल लें
तो क्या मिलेगी हमें, उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी कि प्लेन एक्स वाई में ये वेक्टर आपका इतने डिग्री इस जगह पर मौजूद है। तो स्लोप क्या चीज़ होती है, उसका तिरछापन होता है। मैथमेटिक्स में स्लोप इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के, ठीक है। और टेंजेंट थीटा या स्लोप ये हमेशा याद रखेंगे किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन और अ वेक्टर दैट इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो हमारे पास y कंपोनेंट क्या है, आर वाई, एक्स कंपोनेंट क्या है, आर एक्स। आर वाई की वैल्यू ए एक्स, सॉरी यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो आर वाई की जगह आपके पास क्या आ जाएगा जी, ए वाई प्लस बी वाई। इसी तरह आर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक हो गया। तो टेन आपने यहाँ पर पुट किया, थीटा हमारी रिक्वायरमेंट थी, टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स, तो टेन इनवर्स इनटू आर वाई ओवर आर एक्स, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है जी। चार रिजल्ट हमारे पास आ गए, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड और उसके बाद डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी जो हमने थीटा निकाला, इस थीटा को प्रॉपरली डिटरमाइन करने का तरीका कार क्या है, तो आपके इसी टॉपिक के लास्ट में उसने दिया हुआ है कि हमने एंगल थीटा को प्रॉपरली कैसे निकालना है वहाँ से। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम समझने की ज़रूरत है कि ये जो प्लेन थी आपकी एक्स वाई, हमें पता है एक्स का एक नेगेटिव एक्सिस होता है, इसी तरह वाई का भी एक नेगेटिव एक्सिस होता है। उस सारे की सारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये आपके पास आ गया जी पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव पॉजिटिव वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाई आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी आपके पास आ गई प्लेन के अंदर डायरेक्शंस। अब एक चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका वेक्टर यहाँ पर आता है, जैसे कि ये गिवन वेक्टर है बिल्कुल इसी तरह, तो इसमें एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव। सेकंड में आ जाए तो देखिए एक्स क्या हो गया, नेगेटिव, और वाई क्या है, पॉजिटिव। थर्ड में आ जाए तो वाई भी पॉजिटिव और एक्स भी पॉजिटिव। फोर्थ में आ जाए तो एक्स भी पॉजिटिव है लेकिन वाई अब क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम एंगल निकालते हैं। सबसे पहली बात कि जब आप एंगल निकाल रहे होते हो तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, फाई कहलाता है, ठीक है ना। फाई क्या चीज़ है, वो उसने कहा कि हमें सबसे पहले फाई एंगल निकालना पड़ेगा, जिसका फार्मूला हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर टेक्निकली ये कह सकते हैं कि जो थीटा हमने निकाला था ये एक्चुअली किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। लेकिन ये क्यों है फाई के इक्वल, उस बात को समझना है। फाई क्या चीज़ है, फाई इज एंगल विद नियरेस्ट एक्सिस। फाई हमेशा आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो एंगल होगा जो वेक्टर के नज़दीकी एक्सिस से बनेगा। हो सकता है वेक्टर यहाँ पर हो तो नज़दीकी एक्सिस ये वाला, हो सकता है वेक्टर यहाँ पर हो तो नज़दीकी एक्सिस ये वाला, यहाँ पर हो तो नज़दीकी एक्सिस ये वाला। लेकिन थीटा क्या चीज़ है, तो याद रखेंगे थीटा जो है ये हमेशा कहाँ से लिया जाता है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। थीटा और फाई में यही डिफरेंस है कि फाई जो एंगल है ये आप नज़दीकी एक्सिस से लोगे, वो पॉजिटिव एक्स भी हो सकता है, अदर देन पॉजिटिव एक्स भी हो सकता है, लेकिन फाई आप हमेशा, सॉरी थीटा आप हमेशा कहाँ से लोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लोगे। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, थीटा। थीटा आपके वेक्टर की एक्चुअल डायरेक्शन होती है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है। ये भी साथ लिख लें, एंटी क्लॉकवाइज आपने चलना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, तब आप थीटा मेजर कर सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर होगी, फाई क्या है और थीटा क्या है। अब आते हैं अपने इन क्वाड्रेंट्स पे। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट में याद रखेंगे बेटा आपका जो थीटा होता है यही किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। इसीलिए देखें यहाँ पर हमने फाई की बजाय थीटा लिखा, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर हमारा कहाँ पर मौजूद था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद था, और हम इसी वेक्टर का थीटा निकाल रहे थे, तो थीटा इज इक्वल टू फाई हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आए तो अब देखें सेकेंड में आपके पास वेक्टर ये ग्रीन कलर में यहाँ पर नजर आ रहा है, इसका नियरेस्ट एक्सिस कौन सा है, माइनस एक्स। माइनस एक्स से जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू फाई, और ये फार्मूला हमने अभी कहा किस चीज़ का है, फाई का है। तो पहले आप यहाँ से फाई निकालोगे, फिर आप क्या करोगे, थीटा निकालने के लिए ये रिलेशन इस्तेमाल करोगे। अब ये रिलेशन क्या है, इसमें देखें आपको नजर आ रहा है 180 डिग्री माइनस फाई। देखें गौर से, मैंने कहा कि आपका थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स वेक्टर होगा। तो अब देखें आपका इस पूरी की पूरी नेगेटिव एक्स से पॉजिटिव एक्स एक स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना था,
180 डिग्री। उस 180 डिग्री में ये वाला फाई जो था ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि हमें तो चाहिए यहाँ तक वाला एंगल जो कि थीटा के बराबर है, तो हम इसमें से ये वाला फाई क्या कर देते हैं माइनस। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा निकालने का फॉर्मूला हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगर थर्ड में आए तो अब थर्ड में देखें आपका जो वेक्टर है वो यहाँ पर आ गया, ये इस जगह पर, ठीक है। अब नज़दीकी एक्सिस इसका कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना वो होगा फाई, और पॉजिटिव एक्स से जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू थीटा, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमने मालूम करना है। तो अब क्या करेंगे, पहले देखें ये फाई जो था हमारे लिए अननेसेसरी था, क्योंकि हमें एंगल चाहिए था इस ग्रीन लाइन तक। अब हमारी ग्रीन लाइन आगे जा चुकी है, तो अब क्या करेंगे, 180 डिग्री जो पूरी एक लाइन का एंगल था, उस 180 डिग्री में इस फाई को साथ ऐड करना पड़ेगा, तब आपके पास इस ग्रीन लाइन तक का एंगल मिलेगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होगा। बिल्कुल इसी तरह फोर्थ में आ जाएं, तो फोर्थ में आपके पास ये क्वाड्रेंट जो है यहाँ पर शिफ्ट हुआ, वेक्टर यहाँ पर आया, फाई एंगल आपने कहाँ से बनाया, नज़दीकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। लेकिन ये जो फाई कैलकुलेट किया गया ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखें क्लॉकवाइज है। मैंने आपको बताया कि हमेशा थीटा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब यहाँ से हम घूम के आए तो पता चला कि जनाब ये तो एक पूरा साइकिल हो जाता है, और एक साइकिल या एक सर्कल या एक चक्कर में टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री हो गया इस पॉइंट तक, यहाँ से स्टार्ट किया यहीं पे एंड किया। ये जो फाई था ये थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा आ रहा था। क्यों एक्स्ट्रा आ रहा था, क्योंकि हमें एंगल चाहिए इस ग्रीन लाइन तक, इस ग्रीन वेक्टर तक। तो आप क्या करोगे, इस एक्स्ट्रा फाई को इस 360 डिग्री में से माइनस कर दोगे। अब आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आ जाता है। इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि एक्सरसाइज में आपका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पड़ा हुआ है जहाँ पर आपने कैलकुलेट किया होगा फाई, लेकिन आपका वो आंसर करेक्ट नहीं होगा। आपको थीटा निकालने के लिए चेक करना पड़ेगा कि आपका वेक्टर किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। फिर उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी फाई की वैल्यू यहाँ, यहाँ या यहाँ पुट करोगे और थीटा निकालोगे। और क्वाड्रेंट का पता कैसे चलेगा, यहाँ से पता चलेगा कि अगर आपके दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव है तो फर्स्ट है, अगर एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव तो सेकंड, दोनों नेगेटिव तो थर्ड, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो यहाँ तक हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की एडिशन और उसके एंगल को डिटेल्स में समझ लिया। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, इस टॉपिक को आप तैयार करेंगे।